Welcome back, student, in my YouTube channel Economic Amazon. Hope you are enjoying online study with me. Today we are going to start a new chapter, Theory of Demand. It is really an important chapter in microeconomics. Hope you will enjoy it. In this chapter we will cover the following points which are here to do. Here is the list of some topic which we will cover in this chapter. First of all, first topic is concept of demand, difference between demand and quantity demanded. Second point, demand schedule, individual demand schedule and market demand schedule, इन दोनों पे डिस्कस करेंगे. Then demand curve and its slope. तो हम फर्स्ट वीडियो में हमारे डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप तक का पार्ट कवर करेंगे इन दिस वीडियो. देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर डिमांड फंक्शन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिमांड फंक्शन है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन को कवर करेंगे. साथ में हम उसमें लेंगे लॉ ऑफ डिमांड, हाउ क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑफ अ कमोडिटी रेस्पॉन्स टू चेंज इन its own price. Then other point, change in quantity demanded and change in demand. ये हमारा सेकंड जो पार्ट होगा चैप्टर का. एंड द अदर जो 3 पॉइंट्स हैं ये हम थर्ड पार्ट जो है इस चैप्टर का उसमें कवर करेंगे. क्रॉस प्राइस इफेक्ट शोइंग हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. नेक्स्ट उसमें होगा रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. एंड लास्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. जो हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस है उसका डिमांड पे क्या असर पड़ता है. यार एक क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इस टॉपिक में शामिल नहीं है. देन हियर आई वांट टू टेल यू दैट वी विल कवर दैट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सेपरेट चैप्टर. अपकमिंग जो होगा 6 चैप्टर जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा. हियर वी डिवाइड द डिमांड कंसेप्ट इन 2 पार्ट्स. एक तो आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट है और वो कंप्लीटली न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स वगैरह जो है इलास्टिसिटी के थोड़ा सा टेक्निकल है. दैट इज व्हाई वी विल कवर इट इन अदर चैप्टर. लेट्स स्टार्ट with the concept of demand. So first question arises in mind when we study the demand. Then what is demand? What do you mean by demand? जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो हर बच्चा कोशिश करता है कि वो इसका सही आंसर जानता है. Then if you think so, then you are right. There is nothing wrong. But what is the appropriate definition of the demand? Here we will discuss. Just like हम जनरली क्या सोचते हैं कि मुझे ये टॉफी खानी है, बस यही डिमांड है. मुझे आइसक्रीम खाना है, डिमांड है. नो, इट इज नॉट डिमांड. इकोनॉमिक्स में डिमांड कब होता है? इफ यू वांट टू परचेज आइसक्रीम, इट इज डिजायर. ये तो आपकी इच्छा है. बट डिजायर डिमांड कब बन जाती है? व्हेन यू हैव इनफ मनी टू परचेज इट एंड विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी ऑन आइसक्रीम. जब आपके पास आइसक्रीम खाने के लिए पैसा हो और आप विलिंगलेसली उस पर पैसा खर्च कर देते हैं, देन योर डिजायर बिकम डिमांड. तो ये हम डिफरेंस यहाँ देखने की कोशिश करेंगे. ऑर्डिनली द टर्म डिजायर एंड डिमांड आर यूज्ड इंटरचेंजेबल. तो अक्सर डिजायर और डिमांड को एक ही समझ लिया जाता है. बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज अ डिस्टिंक्ट मीनिंग. इकोनॉमिक्स में डिमांड का एक अलग ही मतलब होता है. सपोजिंग यू डिजायर टू हैव एलईडी टीवी. यहाँ एलईडी टीवी का एग्जांपल है कि आपको एलईडी टीवी लेना है, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट. आपके पास इनफ मनी नहीं है एलईडी टीवी को लेने का. अब रिसेंटली मुझे भी ये लगता था जब एलईडी टीवी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको देख के मुझे भी लगता था एलईडी टीवी लेंगे. स्टार्टिंग में काफ़ी कॉस्टली थे और ऑलरेडी घर में कलर टीवी था, पिक्चर ट्यूब वाला. बस सोचते रहे, 1-2 साल सोचा. एक दिन पुराना टीवी खराब हुआ और एलईडी टीवी लेने चले गए. वहाँ एक कंपल्सन रहा कि अब टीवी तो लेना है तो दूसरा टीवी तो नहीं लेंगे पिक्चर ट्यूब वाला, नई टेक्नोलॉजी लेंगे. यही मोबाइल के साथ होता है, नया मोबाइल इंट्रोड्यूस होता है तो जब हम उसको लेने चले जाते देन इट विल बिकम अवर डिमांड. पर जब तक नहीं जाते तो ये हमारी डिज़ायर होती है. तो आप डिज़ायर करते हैं एलईडी टीवी लेने के लिए, बट यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय इट. देन दिस डिज़ायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग. तो ये आपकी विशफुल थिंकिंग रहेगी. इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड. इसे डिमांड नहीं कहा जाएगा. एंड इफ अ स्पाइट ऑफ हैविंग इनफ मनी. अब दूसरी बात है, इफ यू हैव इनफ मनी
पैसा होने के बावजूद भी यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन एलईडी टीवी। अब आपके पास पैसा है बट आप उसको एलईडी टीवी पे खर्च करने की विलिंगनेस नहीं रखते हैं, देन इट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड डिमांड। क्योंकि दोनों होना चाहिए ना, एक तो परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। डिमांड डज नॉट इमर्ज, द डिजायर बिकम डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय एलईडी टीवी। जब आप रेडी हो जाते हैं इस पैसे को एलईडी टीवी पे खर्च करने के लिए, देन योर डिजायर बिकम डिमांड। तो अगर आपको डिमांड को बेस्ट डिफाइन करना है, देन ये जो लाइन आपको दी गई है कलर्ड अलग, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। मतलब आपकी डिजायर ही डिमांड है जब आप इनफ बैक सपोर्ट है मनी का और विलिंगनेस है उसको खर्च करने की। यू कैन चेंज द डेफिनेशन इन योर वर्ड, मॉडिफाई कर सकते हैं बट उसका मीनिंग यही रहना चाहिए ना। समटाइम स्टूडेंट फील ये तो बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, देन यू कैन मॉडिफाइड इट बट मीनिंग चेंज नहीं हो। द नेक्स्ट पेज, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। यहां भी देखो बहुत बारीकी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क है, माइनर सा फर्क है। जब भी ये क्वेश्चन आता है, मैंने अक्सर जब मैं एवोल्यूशन पे स्पॉट एवोल्यूशन पे जाता रहा हूँ, पहले बुक 12th में थी, तो मैंने देखा ये माइनर मिस्टेक बच्चे करते, दे थिंक बोथ आर सेम। और अगर उनकी डेफिनेशन सेपरेट लिखते हैं तो डेफिनेशन सेम होता है, टॉपिक सेपरेट होता है। तो ध्यान से देखें, डिमांड रेफर टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब जो कमोडिटी की डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे जो डिमांड होती है, प्राइस जैसे अब अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड होती है। अगर प्याज 80 रुपए किलो है तो आपको कितना लेना है, वही प्याज 20 रुपए किलो हो जाए तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, महंगा होती क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो क्या हुआ, डिमांड किस चीज को रेफर करता है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दस डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स रेफर टू से, अब एक्स कोई कमोडिटी है तो उसकी डिमांड क्या होगी, जस्ट लाइक 10 यूनिट ऑफ एक्स इफ प्राइस इज ₹5। अगर 5 रुपए एक्स का प्राइस है तब आप उसकी 10 यूनिट का डिमांड करते हो, देन इट इज कॉल्ड डिमांड। अगर इसी की प्राइस को बढ़ा दिया जाए, 6 रुपीज कर दिया जाए, तो आप इसकी यूनिट 10 से घटा के 8 कर देंगे डिमांड में। ये प्राइस फर्दर इंक्रीजेस 6 to 7 होता है, देन यू विल परचेज 6 यूनिट ऑफ एक्स। तो ये क्या बताता है एग्जांपल कि एज प्राइस इंक्रीजेस देन यू आर डिक्रीजिंग योर डिमांड। तो ये आपकी डिमांड है, ठीक, एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा आगे। नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये स्पेसिफिक प्राइस का होता है। जैसे 10 रुपीज, जो 5 रुपीज पे आपने कितना 10 यूनिट खरीदा है, इट मीन्स ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हुआ। मतलब 5 रुपए पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हुई, 10 यूनिट ऑफ एक्स। 6 रुपीज पे कितनी यूनिट परचेज हुई, 8। तो इस स्पेसिफिक प्राइस का जो डिमांड है वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा आपका। 10 क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स रेफर टू 8 यूनिट इफ पीएक्स, मतलब प्राइस ऑफ एक्स हैपन टू बी 6। तो एग्जांपल हो गया कि पर्टिकुलर 6 रुपीज प्राइस पे आप एक्स कमोडिटी का 8 यूनिट डिमांड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। तो शायद आपके पास क्लियर हो गया होगा, जब आप इस एग्जाम्पल को बार बार स्टडी करते हैं, आप अपने खुद के एग्जाम्पल तैयार करके आंसर देने की कोशिश करते हैं, तब ये टॉपिक क्लियर होता है। डोंट ट्राई टू लर्न दिस एग्जाम्पल, कि इसी को रट लेते हैं फिर क्लियर नहीं होगा। ट्राई टू क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल, कि बुक में पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था, तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं। क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी आपको। जब आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएंगे टॉपिक को लेके, देन टॉपिक विल become very easy and you can ask your problem anytime by commenting in comment section. Now come to the focus zone. यहाँ पे रिवाइज किया गया इसकी डेफिनेशन को। जो डिमांड है रेफर टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज को बताता है कमोडिटी की, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे वो परचेज करने के लिए रेडी है। सेकंड जो है क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये स्पेसिफिक प्राइस पे होगा। जो ऊपर आपने एग्जांपल देखा, देखो यहीं स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 8 यूनिट इज टू बी परचेज व्हेन पीएक्स इज 6 रुपीज।
ओके, आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछेगा। नाउ कम टू द डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? तो डिमांड शेड्यूल देखो, यहाँ दो तरीके से हम पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आप एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को लेके चलेंगे कि इंडिविजुअल पर्सन डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना यूनिट परचेज करता है। और मार्केट डिमांड में क्या होता है? डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस, उसको हम स्टडी करेंगे। Yes, let's start. Demand schedule is the table showing different quantities of a commodity to be purchased at different price of that commodity. तो डिमांड शेड्यूल आपको क्या बताता है कि जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी पर्टिकुलर गुड की या कमोडिटी की, उसको शो करेगा टेबुलर फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन, जो हमारे इकोनॉमिक्स टू है सैमुअल्सन, उन्होंने अपना एक डेफिनेशन दिया था, यहाँ है द टेबल रिलेटिंग टू द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। मतलब डिमांड शेड्यूल वो टेबल है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का एक रिलेशन हमें बताता है। कंसेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल इंक्लूड्स, जो डिमांड शेड्यूल में इंक्लूड है, पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, देन मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। तो फर्स्ट हम लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर। ये इंडिविजुअल बायर का होता है, मतलब एक अकेला बायर होगा, ये वो कंज्यूमर होगा ऑफ अ कमोडिटी, जो उस कमोडिटी को खरीदता है। सपोज जैसे मैं मार्केट गया शाम को, मैं वहां से एक दूध की थैली लाया अमूल, देन इट इज माई इंडिविजुअल डिमांड। अब वो 22 रुपए का आता है तो मैंने एक लिया है। सपोज करो 10 रुपए का आने लग जाए तो मैं 2 ले लूंगा, या और महंगा हो जाए तो फिर मैं अलग सोचूंगा कि मुझे क्या लेना है। देन इट इज माई इंडिविजुअल डिमांड, और उसको जब मैं टेबुलर फॉर्म में बताऊंगा एक टेबल में, देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इन द मार्केट इट शोज द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। टेबल 1 इज एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये जो टेबल 1 है आपके पास नीचे, ये एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को बताता है। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स टू बी बॉट बाय अ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस। जो एक कंज्यूमर द्वारा अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज खरीदी जाती है कमोडिटी की, उसको बताता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि पी एक्स जो है, इट इज द प्राइस ऑफ एक्स गुड जो है, और क्यू एक्स जो है क्वांटिटी परचेज्ड बाय कंज्यूमर, इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है। तो यहां आप देखेंगे व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज 1 रुपीज, तो कंज्यूमर इसके 4 यूनिट को खरीदता है। अब प्राइस बढ़ के जब 2 रुपीज होता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू रुपीज 2, तो उसका 1 यूनिट कम अपनी डिमांड को कम कर देता है। 3 रुपीज पे ही विल क्रिएट ओनली डिमांड ऑफ 2 कमोडिटीज, 2 यूनिट ऑफ दिस कमोडिटीज। जब प्राइस 4 होता है तो वो इसका 1 यूनिट ही खरीदता है। देन दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम होता जा रहा है। इट मीन्स अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या शो करता है कि पी एक्स एंड क्यू एक्स में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो जब आप इसका कर्व बनाएंगे तो क्या आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो ये क्लियर हो जाती है या शेड्यूल से बातें। आप यहाँ देख सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, पी एक्स अगर आगे ऊपर जाता है तो क्यू एक्स नीचे आता है, और अगर कहीं प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने लगता है। तो दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। टेबल 1 शोज दैट एज द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। जो टेबल 1 है अपने को क्या शो करता है? जब एक्स का प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड टेंड टू डिक्रीज, तो क्वांटिटी डिक्रीज होता है। व्हेन प्राइस ₹1 है, द कंज्यूमर डिमांड 4 यूनिट को डिमांड करता है। व्हेन प्राइस राइज टू ₹4 हो जाता है तो वो उसकी डिमांड को 1 यूनिट तक कर देता है। दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल।
अब मार्केट डिमांड शेड्यूल जैसा कि इसके नाम से पता है कि पूरे मार्केट का डिमांड शेड्यूल है। ईच एंड एवरी कंज्यूमर जो मार्केट जाता है, चीज़ें खरीदता है, उसकी डिमांड को इस शेड्यूल में बताया जाता है। तो यहाँ हम समझने के लिए वी विल टेक द अजम्पशन कि मार्केट में दो कंज्यूमर है, एक ए और एक बी, उन दोनों की डिमांड को लेके उनका सम टोटल करके एक शेड्यूल बनाएंगे जो कि हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स स्टार्ट। इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर। हर मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं ऑफ अ कमोडिटी की, हर कमोडिटी के। मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड फॉर कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज विच द कंज्यूमर इंटेंडेड टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल एक ऐसा डिमांड शेड्यूल है जो कि सभी जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट जो प्राइस है उसमें डिफरेंट जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं उसको की सम टोटल को बताता है। कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम on the assumption that there are only two consumer or buyer in the market demand schedule for good X may be drawn as in table 2। अगर हम ये assumption लें कि मार्केट में दो बायर हैं, दो कंज्यूमर है, तो उनका मार्केट डिमांड शेड्यूल टेबल 2 को देखते हुए बनाया जा सकता है। हियर इट इज अ टेबल 2। यहाँ पे प्राइस लिया गया फर्स्ट कॉलम में गुड एक्स का, दूसरा कॉलम कंज्यूमर ए के जो है क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए वाला है, एंड थर्ड कॉलम जो है क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर बी, एंड थर्ड कॉलम जो है वो आपकी मार्केट डिमांड को बताता है जिसमें कंज्यूमर जो ए और बी दोनों की डिमांड को प्लस किया गया है। जो प्राइस वेरिएट करता है शेड्यूल में 1 to 4 रुपीज़ वेरिएट करता है कि जब प्राइस 1 रुपीज़ था तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए 4 यूनिट था और क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर बी एट द प्राइस ऑफ 1 रुपीज़ 5 था। अब मार्केट डिमांड क्या हुआ, 4 + 5 9, मतलब 1 रुपए के प्राइस पे जो कमोडिटी एक्स था, ये गुड एक्स था, उसकी टोटल मार्केट जो डिमांड था वो 9 के इक्वल हो गया आपके पास। सेकंड, जब इसका प्राइस बढ़ के 2 रुपए होता है तो कंज्यूमर ए इसकी डिमांड को कम करके 3 पे लेके आता है, 4 to 3, और कंज्यूमर बी इसको 5 to 4 करता है। तो यहाँ मार्केट डिमांड 3 + जो 4 है वो 7 हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से प्राइस 3 पे जो टोटल मार्केट डिमांड है वो 5 हो जाएगा, 2 + 3 और 4 रुपीज़ जो कि शेड्यूल में मैक्सिमम प्राइस शो किया गया गुड एक्स का। इस पे कंज्यूमर ए ने जो एक्स गुड है उसकी डिमांड को 1 यूनिट के बराबर कर दिया है और कंज्यूमर बी ने 2 के बराबर, तो इसका मार्केट डिमांड 1 + 2 3 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज अ शेड्यूल जो कि इस अजम्पशन पे बनाओ कि देयर आर 2 बायर 2 कंज्यूमर है। अब आप अपने शेड्यूल में ऐसे ए बी सी एंड सी कंज्यूमर को ले सकते हैं, उन तीनों को प्लस कर सकते हैं। जनरली जब मैं व्हाइट बोर्ड पे क्लास में समझाता हूं तो मैं 3 to 4 कंज्यूमर लेके समझाता हूं। तो आप भी जब अपने नोट्स में जब ऐसा मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाए तो आप कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी, कम से कम 3 कंज्यूमर ले लें और उन तीनों को ऐड करके यहाँ मार्केट डिमांड बनाए। इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। अब कमेंट बॉक्स में जाके आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो यह अजम्पशन है। टेबल 2 का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ दिया गया है। टेबल 2 शो दैट व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स। तो ये क्लियरली आपको इस शेड्यूल से पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है 1 to 4 तो इसका मार्केट जो डिमांड है कैसे कम हो रहा है, 9 7 5 3, मतलब वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी पता चलता है कि प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड के साथ। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब व्हेन प्राइस इज 1 per यूनिट, जब उसका प्राइस 1 यूनिट था, फॉर एग्जांपल एज डिमांड जो कंज्यूमर ए की डिमांड 4 यूनिट थी, यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, एंड बीज डिमांड और बी की डिमांड 5 थी और इनका टोटल 4 + 5 9 होता है। दस द टोटल मार्केट डिमांड एट ₹1 क्या हो गया, 9 यूनिट हो गया। व्हेन प्राइस राइजेस टू 2 यूनिट, ₹2 per यूनिट जब उसका होता है तो ए का डिमांड 3 होता है और बी का डिमांड 4 होता है। देन मार्केट डिमांड फॉल्स टू 7, तो 9 से 7 पे आ जाता है। दस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड इज एस्टैब्लिश इन केस ऑफ मार्केट डिमांड एज वेल। तो जैसे इंडिविजुअल डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप सेट हुआ था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, वैसे ही मार्केट डिमांड में भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। नाउ कम टू द फोकस जोन। फोकस जोन में
आप दोबारा इसको एक तरीके से रिवीजन समझे। इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट quantities of a commodity that one particular buyer or consumer in the market is ready to buy at different possible price of a commodity at a point of time। जो point of time पे different possible quantities एक consumer खरीदता है, वो उसको शो करने वाला टेबल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। मार्केट डिमांड जो शेड्यूल है, मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर और कंज्यूमर इन द मार्केट आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो अलग अलग पॉसिबल क्वांटिटीज को डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे खरीदते हैं, तो उसको शो करने वाला जो टेबल है, इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड होल्ड्स गुड बोथ इन केस इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जो इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों में लागू होता है। सो दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल आपके पास कंप्लीट होता ही है। नेक्स्ट, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। अब डिमांड कर्व क्या होता है और इसका स्लोप कैसा होता है? अब आपको पता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में। सो डिमांड कर्व का शेप क्या आएगा? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। अगर दो कमोडिटीज में इनवर्स रिलेशनशिप है ना, दैट द कर्व ऑफ इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इनवर्स रिलेशनशिप, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता तो वो अपवर्ड स्लोपिंग आता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो या मार्केट डिमांड कर्व हो, तो यहाँ पे इसका जो शेप आने वाला है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आने वाला है, बिकॉज प्राइस और डिमांड में आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब आप एक तरफ प्राइस ले लें और एक तरफ डिमांड ले लें, जैसे मैंने इधर PX लिया, इधर डिमांड लिया, तो ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी, प्राइस जैसे जैसे कम होगा इधर आपके पास डिमांड बढ़ता जाएगा। तो वो X एक्सिस पे तो आप डिमांड लेंगे, OY एक्सिस पे आप क्या लेंगे? प्राइस को लेंगे। तो इस तरीके का शेप आने वाला है इसका। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब डिमांड जो कर्व होता है क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, लाइक डिमांड शेड्यूल कंसेप्ट ऑफ डिमांड कर्व शेड्यूल। तो इंडिविजुअल जो है डिमांड हो चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग आने वाले हैं। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा मार्केट डिमांड कर्व है। इसको देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible price of a commodity at a point of time. Figure 1 shows individual demand curve. In this diagram, quantity of the commodity is shown on x-axis. तो यहाँ डायग्राम में आपको पूरा दिखा देता हूँ, इसी का डिस्क्रिप्शन है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि OX एक्सेस पे आपने QX लिया है। QX मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, जो एक तरीके से हो गया। आप QX लिख दें या भी डिमांड लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिखेंगे? DX करके भी लिख सकते हैं। इधर आप यू लिख सकते हैं DX और इधर आप PX लिखा ही हुआ है। तो प्राइस आपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग 1 to 4 वेरिएट किया है और डिमांड जो है वो भी 1 to 4 वेरिएट किया है। एंड D इज द जो ब्लू लाइन है ये आपका डिमांड कर्व है। आप इसको दोनों तरफ D लिख दें तो DD इज योर डिमांड कर्व। और ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है बिकॉज यहाँ एक आदमी की डिमांड की बात हो रही है। इट इज वेरी सिंपल। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। नीचे बॉक्स, ग्रीन बॉक्स जो दिया हुआ है इसमें आप पढ़ लें। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप बताता है जो डिमांडेड है। 10 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी आर डिमांडेड व्हेन प्राइस इज 1। अगर आप इस डायग्राम को स्टडी करते तो आप देखते हैं कि 1 रुपीज जो प्राइस है इस पे कितनी, 4 प्राइस पे तो 1 यूनिट होता है और 1 प्राइस पे 4 यूनिट डिमांड होता है। ठीक, तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। थोड़ा थ्योरी और दिया गया नीचे। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ऊपर वाला हिस्सा इसका लेफ्ट टू राइट कहलाएगा। ये जो ऊपर है इसको आप क्या समझेंगे? ऊपर वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट हुआ है और ये राइट होता है। ठीक, लेफ्ट टू राइट मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बिटवीन
और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको क्या बताता है, लेफ्ट टू राइट इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। हाइयर प्राइस लीड टू फॉल इन क्वांटिटी। अगर प्राइस हाई होगा तो उसकी क्वांटिटी फॉल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा डिमांडेड। लोअर प्राइस लीड टू द राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जैसे ही प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने लगेगा। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व था आपके पास, बड़ा सिंपल है। आप डायग्राम में हमने नोट्स में बना के देखें तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। नाउ मार्केट डिमांड कर्व, ये भी बता चुके हैं, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड में तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बट इस टाइम ये थोड़ा सा स्लंटली, थोड़ा सा झुकाव लिए हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ये इस तरीके से थोड़ा लंबा आ सकता है। रीजन देयर आर ह्यूज मार्केट डिमांड होता है, स्लाइटली चेंज प्राइस में होता है, वो मार्केट डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क डाल देता है। मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हॉरिजॉन्टल समेशन क्या होता है? समेशन का मतलब तो होता है जोड़, हॉरिजॉन्टल मतलब आप समझते हैं, तो इसको मैं आपको वापस ऊपर बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल सबमिशन का मतलब होता है ये इनका ऐड, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और सबमिशन मतलब ये 4+5 किया है, हर रो में हमने हॉरिजॉन्टल सबमिशन किया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये हॉरिजॉन्टल मार्केट डिमांड क्या, हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है आपके पास किस चीज का, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। तो पर्टिकुलर सभी इंडिविजुअल जो डिमांड है उनको ऐड किया जाता है, और जब कर्व की बात करते हैं तो इंडिविजुअल जो डिमांड कर्व आएंगे ए और बी कंज्यूमर के, उनका सम करके एक तीसरा मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। It shows various quantity of commodity that all the buyers in the market are ready to buy at different possible price। जो बताता है सभी बायर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हैं। नेक्स्ट पेज ऑफ द कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ टाइम। फिगर 2 शोज मार्केट डिमांड को बताता है। फिगर 2 कर्व, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है एज इन टेबल 2, जो टेबल 2 में शो किया था। अब यहाँ ये बहुत क्लियर है कि इंडिविजुअल ये एक जो कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व है, ये बी का है, इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है वो आपको मार्केट डिमांड में बताया गया है। जैसे यहाँ 1 + 2 3 होता है इसका डिमांड 4 रुपीज़ प्राइस पे, 1 रुपीज़ पे ये 9 था, 2 रुपीज़ पे 7 है, 3 रुपीज़ पे मार्केट डिमांड 5 यूनिट के बराबर होता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू ड्रॉ। आप स्क्रीन को पॉज करके डायग्राम को कभी भी ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। आप अपने नोट्स में कॉपी में इसको बना के देखें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्चुअली में डायग्राम देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत इजी है, समझ आ गया है, बट आपको एग्जाम में इसको बिना देखे ड्रॉ करना पड़ता है। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसकी प्रैक्टिस करें डायग्राम बनाने की बार बार। नाउ इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायग्राम। नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ए एंड बी आर 2 बायर इन द मार्केट। फिगर 2A इज डिमांड कर्व। फिगर 2A जो है ये वाला, ये ए का डिमांड कर्व बताता है। व्हेन प्राइस इज 1 पर यूनिट होता है तो ए की डिमांड कितनी है, 4 के बराबर है। 1 प्राइस पे 4 के बराबर डिमांड है। एंड बी इज डिमांड इज 5, और बी की डिमांड जो है 1 रुपीज़ पे अपने पास 5 के बराबर आती है। ठीक, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 + 4 ये मार्केट डिमांड 9 के बराबर आती है 1 रुपीज़ पे। और ऐसे ही 4 वाली बात करते हैं तो ₹4 पे कंज्यूमर ए का जो डिमांड था वो 1 के बराबर था, और 4 प्राइस पे बी का जो डिमांड था वो 2 के बराबर था। तो इन दोनों का सम करेंगे 4 रुपीज़ प्राइस पे, तो 1 + 2 ये 3 के बराबर इसका डिमांड हो जाएगा। कब? जब प्राइस आपके पास 4 रुपीज़ होता है। सो इट इज क्लियर। ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया इन डायग्राम का। नाउ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व पे अगर आप आते हैं तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आपको क्या बताता है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड, ये जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इंडिकेटिंग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है, माइनस ब्रैकेट में लगा हुआ है, जो कि आपको इनवर्स रिलेशन के बारे में बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हो जाएगा आपके पास ΔP/ΔQ। इट मीन्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एस्टिमेटेड एज -ΔP/ΔQ। इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस corresponding to
अ यूनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। मतलब जब प्राइस में जब चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस आते हैं। डिमांड ऑफ कमोडिटी, नेगेटिव साइन इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना, ये किस चीज को बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। इन फिगर 3 अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व डी इज ड्रॉ। एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाया गया डी इंडिकेटिंग अ लीनियर डिमांड फंक्शन, जो कि लीनियर डिमांड फंक्शन को बताता है। यहाँ आपके पास ये जो ब्लू लाइन में ये सारे डिमांड कर्व बताए गए, ये नीचे आपके पास आ जाएगा डी और डी डैश। ये डी और डी डैश जो है ये आपके पास एक डिमांड कर्व है। इसका स्लोप आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी किसके बराबर है, ए बी, और डेल्टा क्यू बी सी के बराबर है। सो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन ए बी अपॉन बी सी। देन दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, और यह डिमांड कर्व को आपने डी और डी डैश से बताया गया, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था। दोबारा मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, ठीक। सो आपको इसमें डिमांड कर्व के स्लोप में इतना सा याद रखना है, डिमांड कर्व का जो स्लोप है उसका फॉर्मूला माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू है। डायग्राम आपने इसका देख लिया है। नाउ कम टू द डिमांड फंक्शन, इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। चैप्टर का मेन हिस्सा जो है वो यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ध्यान से समझे। डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन क्या है और इसके वेरियस जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेशन। डिमांड फंक्शन वो फंक्शन है कि जो डिमांड और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वो चीजें जो कि डिमांड पे असर डालते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो डिमांड को अफेक्ट करता है, मतलब प्राइस के बदलने पे डिमांड बदल जाती है। बट नॉट ओनली प्राइस, देयर आर वेरियस अदर फैक्टर आल्सो व्हिच अफेक्ट द डिमांड। दूसरे जो फंक्शंस हैं वो भी, जैसे हमारी इनकम हो गया, इनकम भी तो डिमांड पे असर डालती है। अगर आपकी इनकम को कम ज्यादा करें तो डिमांड पे असर पड़ता है। कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट, इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू से ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और अदर डिटर्मिनेंट्स। तो डिमांड फंक्शन क्या बताता है भी, डिमांड जो है किसी कमोडिटी की किस तरीके से उसकी प्राइस पे, कंज्यूमर की इनकम पे या वेरियस अदर डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू टू एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड, जो दो एस्पेक्ट्स हैं डिमांड के, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। क्योंकि हमने डिमांड के दो वेरिएंट पढ़े, एक तो इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा हमने और एक हमने पढ़ा है मार्केट डिमांड। तो इसी तरीके से जो डिमांड का फंक्शन है उसके भी टू वेरिएंट होंगे हमारे पास, एक तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होगा और एक मार्केट डिमांड फंक्शन होगा। तो इनको उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। पहला इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, दूसरा अपने पास आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड जो फंक्शन है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज हाउ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट। मतलब मार्केट में जब इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन चीज़ों पे निर्भर रहती है, या उस डिमांड पे किन चीज़ों का असर पड़ता है। ठीक, कई तरीके से एक बात को बोल सकते हैं। इट रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, इट इज एक्सप्रेस एज अंडर। तो अगर आप इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे देन हियर इज द इक्वेशन फॉर्म। dx हो गया आपके पास कमोडिटी का डिमांड है। अब फंक्शन f और ब्रैकेट में लिखा हो px, pr, y, t एंड e। तो ये वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं, ये कितने, टोटल 5। तो इंडिविजुअल जो डिमांड फंक्शन है इसके डिटर्मिनेंट्स कितने होंगे, देयर आर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो फर्स्ट जो आपके पास px है, तो यहाँ नीचे आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। dx क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, px ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, ये भी दो तरीके की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसको अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। y जो है कंज्यूमर का इनकम हो जाएगा यहाँ पे, t जो है कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि आपकी डिमांड आपके टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। सपोज इफ यू डू नॉट लाइक आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कितनी भी सस्ती या महंगी हो जाए देन यू विल नॉट डिमांड इट। अब आप
मीठा खाते ही नहीं है, तो मिठाई कितनी भी सस्ती हो जाएगी, देन आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे ना, देन इट इज योर पर्सनल चॉइस, इट इज कॉल्ड योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये इस पे भी डिमांड डिपेंड करती है। हमें तो जनरली ये लगता है प्राइस पे ही होती है, प्राइस सस्ती होती है हम खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार चीजें इतनी सस्ती हो जाती है बट हमें नहीं चाहिए, हमें वो पसंद नहीं है, हमारा टेस्ट प्रेफरेंस ही नहीं है उसमें, तो हम उसको नहीं परचेज करेंगे। नेक्स्ट 5 है ई, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। अब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? देखो कई बार कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि मैं ऑलरेडी इसका स्टॉक कर लूं घर पे, नेक्स्ट डे मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। जैसे कई बार घर में शादी होती है तो हम कई चीज़ों का स्टॉक करके रखते हैं कि मार्केट जाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अपकमिंग डेज में, कई बार लॉकडाउन जैसे कोरोना में हो रहा है तो पता है आपको लॉकडाउन हो सकता है, तो आप उसकी डिमांड एक्स्ट्रा क्रिएट कर लेते हैं, मतलब काफ़ी दिन पहले ही कर लेते हैं। घर पे राशन पानी का स्टोर करते हैं, घर में साल भर का गेहूं एक साथ लेके रखते हैं। तो व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेशन कि वी वांट टू अवॉइड डे टू डे मार्केट अप्स एंड डाउन्स, ये डेली मार्केट जाने को अवॉइड करते हैं। तो ये 5 अपने पास पॉइंट है। नाउ वी विल स्टडी ऑल दिस डिटरमाइंड वन बाय वन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में कितने डिटर्मिनेंट्स हुए? 5 डिटर्मिनेंट्स है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी फॉर टेस्ट प्रेफरेंसेस, ई फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अभी हमने देखा कि ऑन प्राइस ऑफ जो कमोडिटी है, यहां डिमांड पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली रिलेट करता है, इनवर्सली रिलेट करता है कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इसको पढ़ के देखते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर अदर थिंग्स जो है वो बीइंग इक्वल अनचेंज रहती हैं, इसका मतलब मैं यहां से 2 पार्ट कर देता हूं। तो अभी हम प्राइस को पढ़ रहे हैं, ये अदर फैक्टर हो गए। क्या बोलेंगे इनको? फैक्टर अदर देन प्राइस। जो मैंने सर्कल किया है इसके अंदर जो फैक्टर है इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस, याद रखिएगा, ठीक। फैक्टर अदर देन प्राइस क्या हुए? 4 हो गए और एक फैक्टर खुद प्राइस है। तो यहां अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब जब अदर फैक्टर हैं वो अनचेंज रहे विद राइज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। एंड विद फॉल इन ऑन प्राइस द डिमांड एक्सटेंडेड, जब प्राइस फॉल होता है तो उसकी डिमांड एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। और इस तरीके का जब रिलेशनशिप सेट होता है प्राइस में और कमोडिटी की डिमांड में, तो इसे हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। ये अभी इसी चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड आएगा, तब हम ज्यादा डिटेल में इसके बारे में और पढ़ेंगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और उसको बारीकी से हम डिटेल में जानेंगे। सो यहां एक चीज मैं आपको बताऊं, ऊपर जो लाइन था उसमें एक चीज आप नोट करिएगा कि यहां 2 वर्ड यूज हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना, डिमांड का कॉन्ट्रैक्ट होना, या इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड यूज नहीं हुआ है। तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता दूं, डिमांड में इंक्रीज और जो डिक्रीज होता है वो तो फैक्टर अदर देन प्राइस के कारण होता है, ठीक। ये जो फैक्टर अदर देन प्राइस है, दोबारा मैं सर्कल करता हूं, फैक्टर अदर देन जो प्राइस है, इस कारण से किसी भी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और जबकि प्राइस के कारण, ओनली प्राइस के कारण उसका डिमांड या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या वो दूसरा वर्ड था एक्सटेंड होगा, ठीक। ये जो वर्ड एक्सटेंड आया, ठीक। यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार बच्चे इंक्रीज और डिक्रीज यूज कर लेते हैं वर्ड, फिर वो टीचर को बोलते हैं सर इंक्रीज मतलब भी तो बढ़ना होता है, ठीक, और एक्सपेंड होना भी बढ़ना होता है, एक्सटेंड बढ़ना हो गया, तो ये गलत वर्ड्स हो जाते हैं। अभी आगे आपको जब चैप्टर पूरा होगा क्लियरली समझ आ जाएगा। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब व्हाट आर रिलेटेड गुड्स क्या है? अब रिलेटेड जो गुड्स है आपके पास वो आपस में रिलेट करती हैं। अब ये रिलेटेड गुड्स भी 2 तरीके से रिलेट करती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको आप पढ़ें डिटेल में, ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। लास्ट तक ईयर के